Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 10, Halogen Derivatives, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, कैन यू टेल कन्वर्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर of about 623 Kelvin and high pressure explain। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमको एक्सप्लेन क्या करना है? हमको एक्सप्लेन ये करना है कि यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और इतना हाई प्रेशर जो कि यहाँ पर लिखा है 300 atm प्रेशर हमको यूज़ करना है। तो इसकी क्या रीज़न है, क्यों हम यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, हमने लास्ट टाइम भी देखा है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। देखिए, अब क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में है। कार्बन जो कि रिंग का पार्ट है और क्लोरीन जो कि रिंग के बाहर है। तो ये जो बॉन्ड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन ज़्यादा है और इस वजह से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट Cl की तरफ होगी और इस मूवमेंट को हम अपवर्ड एरो के ज़रिए बताएंगे और इस इफेक्ट को कहा जाता है -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट, इसके साथ और एक इफेक्ट है। जैसे कि हमें पता है कि क्लोरीन पर कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर शिफ्ट होगा एडजेसेंट बॉन्ड पर, और जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और इसकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होगा, जो आपको इस तरह से नज़र आएगा। जो पहला स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फिफ्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये क्लोरोबेंजीन स्टेबल हो चुका है और जब वो स्टेबल हो चुका है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, अपने से दूर ढकेल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे +R इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। +R मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, -I इफेक्ट और +R इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। इसके भी हमने दो रीज़न बताए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है SN1 मैकेनिज़्म। तो SN1 मैकेनिज़्म में यहाँ पर क्या फॉर्म होना चाहिए? फिनिल कैटायन, CCl बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको क्या मिलेगा? फिनिल कैटायन मिलेगा इस तरह से। तो फिनिल कैटायन ये रेजोनेंस के ज़रिए स्टेबल नहीं हो सकता है, इसलिए SN1 की पॉसिबिलिटीज़ कम है। और SN2 मैकेनिज़्म में आपको पता है कि बैक साइड अटैक होता है इसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पर बैक साइड इफेक्ट भी, बैक साइड अटैक भी जो है ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्यों? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये रिंग का साइज इतना बड़ा है जिसकी वजह से रुकावट पैदा हो गई है न्यूक्लियोफाइल को, वो बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए SN2 मैकेनिज़्म की भी चांसेस कम है। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जल्दी पार्टिसिपेट नहीं होगा। ये जल्दी कब पार्टिसिपेट होता था? अगर क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में देखा कि ऑर्थो पोजीशन पर हमने नाइट्रो ग्रुप या पैरा पोजीशन पर हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, या दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, तो रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो गई थी।
अगर क्लोरोबेंजीन में कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और इसीलिए यहाँ पर कंडीशंस रिएक्शंस के बढ़ा दिए गए हैं। टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है, 623 केल्विन कर दिया गया है और प्रेशर को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया गया है। तो यही उसका रीज़न है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। किसके? एरिल हैलाइड के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसे SE कहा जाता है। S मतलब सब्स्टिट्यूशन और E का मीनिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरिल हैलाइड। तो चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। एरिल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली एज कंपेयर टू बेंजीन। यानी यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बेंजीन और एरिल हैलाइड इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप आंसर क्या देंगे? बेंजीन की रिएक्टिविटी। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्टिविटी ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन ये बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और क्लोरोबेंजीन ये बहुत स्लोली पार्टिसिपेट होगा। अब इसकी क्या रीज़न है हमको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखिए। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, इसको देखिए। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6, ये 2 और 6। ओके, और पैरा पोजीशन कौन सी होती है? कार्बन नंबर 4। तो आपको कार्बन नंबर 6 पर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अब कार्बन नंबर 2 पर भी आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर 4 देखिए, तो इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन 2 और 6 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और आप अगर स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो कार्बन है, कार्बन नंबर 4 पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेल रहा है, जिसको हम बोलेंगे +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। इस वजह से क्या हो रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल ये एक रिएजेंट है जिसे हम E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्शन किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। इट हैज़ एफिनिटी फॉर नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? या तो कार्बन नंबर 2 पर करेगा, या कार्बन नंबर 6 पर करेगा, या कार्बन नंबर 4 पर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए Cl ग्रुप को कहा जाता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब क्या हुआ कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि आप यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को। इस तरह से वो डायरेक्ट करता है, इसीलिए उसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहा जाता है। देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप इज मोर लाइकली टू अटैक एट दीज पोजीशन। दीज पोजीशन मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों होगा? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पर देखिए Cl और E इनके बीच यहाँ पर बहुत कम डिस्टेंस है, और इस वजह से क्या होगा कि इनके बीच जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इलेक्ट्रोफाइल और Cl इनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रुकावट पैदा होगी, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है, यानी कि पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर लिखा है कि पैरा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट्स
मतलब पैरा पोजीशन का जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ऑर्थो पोजीशन पर जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो माइनर रहेगा। क्यों माइनर प्रोडक्ट रहेगा? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है साइज की वजह से रुकावट। देखिए यहाँ पर क्लोराइड आयन जो Cl है इसका साइज और जो इलेक्ट्रोफाइल का साइज, इसकी वजह से यहाँ पर क्राउडिंग हो गई है। तो इस क्राउडिंग को रोकने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को दूर यानी कि पैरा पोजीशन पर रखा गया है। अब और एक बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, लेकिन इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। तो ये रिएक्शन स्लोली क्यों हो रही है? इसका क्या रीज़न है? फास्ट क्यों नहीं हो रही है? इसका आंसर यहाँ पर दिया है। देखिए, इन हेलोएरिन्स हेलोजन एटम हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत रखता है, -I इफेक्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा है। दिस डीएक्टिवेट्स द रिंग। तो ये -I इफेक्ट की वजह से जो एरोमेटिक रिंग है ये क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए वो स्लो रिएक्ट करता है। और आगे क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स स्लोली। तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन स्लो क्यों है, इसका रीज़न समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो Cl का -I इफेक्ट है इसकी वजह से रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है, और रिंग डीएक्टिवेट होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। तो हमको यहाँ पर हैलोजन के बारे में क्या क्या सीखने को मिला कि हैलोजन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे कि Cl यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्यों इन पोजीशंस पर अटैक करेगा? क्योंकि इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसका सबूत ये है कि इन पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है। ड्यू टू विच इफेक्ट? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू +R इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इन रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्पीड क्या है? स्लो है। ये स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर Cl का -I इफेक्ट भी है, और -I इफेक्ट की वजह से रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है और इसलिए रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए कि रिमेंबर में क्या लिखा है कि -I इफेक्ट ऑफ Cl इज मोर पावरफुल देन इट्स +R इफेक्ट, देयरफॉर Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पर क्या बताया गया है बेटा कि -I इफेक्ट क्लोरीन का ये ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि +R इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ गई है, इसलिए आप क्लोरीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल रहे हैं। लेकिन -I इफेक्ट की वजह से रिएक्शन की रेट कम हो गई है, रिएक्शन स्लो हो गई है, इसलिए आप क्लोरीन को क्या बोल रहे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं कि ये डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।